ओके, ठीक है। तो हम लोगों को आज की क्लास में एनारोबिक रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी इक्वेशन ये हमको करना है। चैप्टर का वेटेज वी ऑल वेरी नो कि इसमें से 5 क्वेश्चन 2023 में आए थे, तो इस बार भी चांसेस है 4 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से। जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर, बिकॉज काफी दिन हो गए ना हम लोगों को ऑलमोस्ट इस चैप्टर को करे हुए। तो सबसे पहले मैंने रेस्पिरेशन की इक्वेशन बताया था। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना के देता है मेरे को, CO2 H2O 6H2 कितनी एटीपी, 38 38 एटीपी हमको बना के देता है। यहाँ पे तो ये हमको एक सिंगल स्टेप रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टेप नहीं होता। सबसे पहले इसके अंदर होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, link reaction, then Krebs cycle, देन TC. या फिर हम इसी साइकिल को आपका TCA साइकिल भी बोल के चलता है। ठीक है, तो अब मेरे को कोई जल्दी से बताएगा हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया था, व्हाट वी हैव डन इन ग्लाइकोलाइसिस। इसे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके बनाया था क्या, पायरुविक। कितने पायरुविक बने थे, 2 पायरुविक एसिड, 2 molecules of pyruvic acid बने। The total gain of how many ATP, कितना ATP, मैम 6। Good evening, ma'am. मैम 4 Ma'am, 4. अरे 4 ATP बना था, लेकिन उन 4 ATP में से हमने इनिशियल के स्टेप्स में 2 ATP तो यूज कर लिया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टोटल गेन कितना हुआ, 2 ATP था ना टोटल गेन हमारा, किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। तो have done in glycolysis, in glycolysis we have converted glucose into गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस को ही हम लोगों ने EMP पाथवे भी बोला था, एम्बिडॉन मेयरहोफ फर्नेस, है ना। इसके अंदर कोई स्क्रीन ओपन हो गया, क्या बेटा, स्क्रीन ओपन हो गया जी। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आप लोगों को, नो मैम, इधर नहीं है। हमें तो विजिबल है। मैम मुझे विजिबल है। एक मैम बार मुझे विजिबल नहीं है। जिसको विजिबल नहीं हो पिन करके देख लो, अवंती फेलोज के नाम से 2 ज्वाइन होंगे, तो दोनों में से एक बार दोनों को पिन करके देखो। अगर फिर भी नहीं होता ना, एक बार लीव करो, वापस से रिज्वाइन कर लो, फिर दिख जाएगा खुद से। ओके मैम। ठीक है, विजिबल है, यस मैम विजिबल। चलो। तो हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन को नहीं होता, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे चलता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है। और ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस था, वो एरोबिक हो कोई भी एनिमल या फिर एनारोबिक हो, हर किसी एनिमल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे मिलेगा ही मिलेगा। डन यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने देखा था लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमने क्या किया था, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कराया किसमें, एसिटाइल को कोए में कन्वर्ट कराया था। और ये रिएक्शन कहाँ चला था, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। TCA से हमने क्या किया था, एसिटाइल कोए की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, एसिटी इज केप्ट साइलेंट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ करा के क्या बनाया था, सिट्रेट। और फिर ये पूरी की पूरी ऐसी साइकिल चल के वापस ऑक्सैलो एसिटेट तक गई थी हमारी। इसी स्टेप में हमको ये CO2 वाटर और इतने सारे ATP 38 ATP हमने टोटल काउंट कर लिए थे इन स्टेप्स के, किए थे ना टोटल 38। यस मैम। ये पूरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका मतलब वी कैन कॉल दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन
अब हमको ये देखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एनारोबिक का मतलब है देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एब्सेंस रहेगा। तो जब ऑक्सीजन का एब्सेंस रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में तो ऑक्सीजन को कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। यस Yes, ma'am. तो इसका मतलब हमारा ग्लाइकोलाइसिस बिल्कुल सेम रहने वाला है एनारोबिक के केस में भी। एग्जैक्टली तो अब हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये दो टाइप से हो सकता है। कहीं पे भी जब भी मैं कुछ बोल समझ नहीं आ रहा है कोई वर्ड या कुछ भी आपको रिपीट कराना हो, तो बीच में हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप से हो सकता है। द फर्स्ट वन आई हैव एल्कोहलिक fermentation, and second I have lactic acid fermentation। तो ये दोनों के दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप है। तो ऑब्वियसली दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस सेम रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस से ये हमको क्या बना के दे देंगे, पायरुवेट। पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, दोनों में बन जाएगा। इधर भी हमारे पास पायरुविक एसिड बन जाएगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन होता था वहां पे क्या होता था, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बन जाता था। Yes, ma'am. यहाँ पे जब हमारे पास है क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, तो तब ये पायरुविक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटल डिहाइड में। एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ ये अपने अंदर से CO2 रिलीज करेगा एसिटल डिहाइड में। और देन फिर यही एसिटल डिहाइड आगे जाके कन्वर्ट होगा किसमें, इथेनॉल। ये बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, Ethanol. एथेनॉल। इसीलिए हमने क्या बोला, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, पायरुविक एसिड है, ये सबसे डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके लैक्टिक एसिड के अंदर। एक ही स्टेप होगा इसके अंदर, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ज्यादा और एनारोबिक में दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। गुड इवनिंग दीपिका। Yes, ma'am. डिफरेंस दोनों के अंदर बहुत ज्यादा, तो इसी डिफरेंस को हमको समझ के चलना है। यहाँ पे देखो पायरुविक एसिड जो है ना, ये पायरुविक एसिड बिहेव करता है कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और एसिटल्डिहाइड एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे। यहाँ पे एक एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और ये एंजाइम एक मेटल आयन की प्रेजेंस में रहता है, विच इज योर मैग्नीशियम +2 आयन। फिर एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनाने में भी एक एंजाइम का रोल होता है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं एल्कोहल। कभी कभी इन एंजाइम्स पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिहाइड्रोजिनेज Zn+2 के प्रेजेंस में रहता है। और यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको लिखो, फिर और अच्छे से बताती हूँ कैसे आप इन चीजों को याद कर सकते हो। चलो अब समझो एक चीज, आप लोगों ने वो सुना है ये जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं आपकी, बेवरेजेस होते हैं, एल्कोहल्स होती हैं, वो एल्कोहल कैसे बनती है।
अल्कोहल पता है कैसे बनता है? हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को पहले ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस करा के उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, और फिर उस पायरुविक एसिड को एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं, मतलब पायरुविक एसिड को ना रख के डायरेक्ट ग्लूकोज को ना ऐसी जगह पे रख देंगे जहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी। ग्लूकोज को ऐसे मीडियम में रख दिया जहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। कुछ टाइम बाद ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोगों का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये ईस्ट, इसको हम बोलते हैं ईस्ट सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है ना ईस्ट खमीर जिसको हम बोलते हैं। विनेगर कैसे बनता है? विनेगर भी ऐसे बनता है, सिरका। आप लोगों ने सुना होगा पहले के टाइम में क्या होता ना, सिरके को एक मटके में भर के उसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता था, Yes, ma'am. ऐसे कुछ करके, मतलब मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं है। अगर आप लोगों ने भी सुना है तो वहां पे वो जमीन के अंदर क्यों रखते थे? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलता था उसको। और किससे बनाता है सिरका? विनेगर किससे बनता है? गन्ने के रस से। गन्ने के रस से बनता है, शुगर केन से बनता है। तो वो उसके अंदर भी ग्लूकोज है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली क्या कराना चाह रहे हैं? ग्लूकोज से विनेगर बनवाता है, विनेगर बनवा रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रहा। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके अंदर चलता है? आपकी ईस्ट सेल के अंदर चलता है। और ईस्ट हमको पता नहीं एक फंगस है। Yes, ma'am. फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपकी मसल्स में। अब कैसे? अब लेट्स सपोज कि आप लोग अभी डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, ठीक है? कल आप लोगों के स्कूल में अचानक से क्या हो जाए, एक 10 किलोमीटर की रेस हो जाए, मैराथन टाइप से करने लग जाए, तो आप लोगों को रैंडमली पता चला, आप प्रिपेयर नहीं थे, कुछ नहीं थे, आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ाया जा रहा है। फिर आपने मतलब किसी ने भी अगर ऐसी एक्टिविटीज की होगी तो उसको ना नेक्स्ट डे उसको थाइज में पेन होने लग जाता था, बॉडी पेन उसको फील होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है वो पेन? यस मैम। वो पेन किस वजह से होता है? मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। थाइज है, आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। वो लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? कि आप दौड़ रहे हैं, बहुत स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन उस दौड़ने के टाइम पे जब आपकी बॉडी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, तो इतनी सारी एनर्जी एकदम से नहीं मिल पाती, तो आपकी बॉडी की जो मसल्स है वो क्या करना शुरू कर देते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। एनर्जी तो चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली रनिंग कर रही है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, होता है ना सांस फूल जाती है, होता है ना दौड़ने टाइम पे, तो उसी टाइम पे मसल्स है वो फूड को एनारोबिक रेस्पिरेशन करके वहां पे उससे पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक में तो हमको पता है कोई रोल है ही नहीं, और पायरुविक से वो लैक्टिक एसिड बनाने शुरू कर देती है मसल्स में, और फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में वो पेन कम हो जाता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है वहां से। जब वो लैक्टिक एसिड चला जाता है तो क्रैम्प्स भी चले जाते हैं। आगे समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। चीज है एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको टोटल कितने एटीपी मिल रहे थे? 38 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी हैं? सोचो, बताती हूँ, देखो अच्छे से सुनना। नहीं बेटा, अच्छे से सुनना। पायरुविक एसिड तक मेरा टोटल गेन क्या है? 2 एटीपी और 2 NADH है। यही है ना मेरा अब तक टोटल गेन पायरुविक एसिड तक। Yes, ma'am. अब पायरुविक एसिड से मैंने एसिटाल्डिहाइड में जब मैं कन्वर्ट करा रही हूँ ना इस प्रोसेस में, तो मेरे को कोई एनर्जी नहीं मिलती है, तो एसिटाल्डिहाइड तक भी मेरे पास अभी 2 ATP और 2 NADH है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में ये 2 NADH यूज हो जाता है। भैया हमको एनर्जी नहीं दे रहे हैं ये हमको, उल्टा हमारी एनर्जी ले रहे हैं। तो नेट गेन कितना हुआ है एनारोबिक का? 2 ATP। सेम लैक्टिक एसिड वाले में होता है। पायरुविक एसिड तक क्या है? 2 ATP 2 NADH। यहाँ पे इन्होंने इन 2 NADH को यूज कर लिया और 2 NADH को यूज करके लैक्टिक एसिड बनवा दिया। बचा क्या मेरे पास? सिर्फ 2 ATP। तो देख रहे हो एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक में 38 ATP मिल रहा है
और एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP. 2 ATP. तो यूजफुल प्रोसेस हमारे लिए एरोबिक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर यहाँ तक सब? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ETS। ETS, व्हाट इज ETS? ETS इज योर Electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। System. ये ना टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा क्यों मैम इसको डिफिकल्ट बोल रही है, एंड जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा। ठीक है, तो अपने माइंड से ना वो डिफिकल्टी निकाल देनी है, बिल्कुल अब से नहीं सोचना है डिफिकल्ट। बहुत इजी वे में आप लोगों को मैं समझाऊंगी। जैसे जैसे मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूंगी आप लोगों को मेरे साथ साथ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब ETS क्या है? जैसे हमारे सेल के पास हमने बताया था किचन होता है। सेल का किचन कौन है? Chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट। रिज्वाइन हो जाता. सेल का पावर हाउस Mitochondria. का प्लेग्राउंड Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती है, होते हैं ना, मेन एरेना बोलते हैं उसको, सेल्यूलर एक्टिविटीज। ऐसे ही हमारे सेल के पास एक बैंक होता है, बैंक। उस बैंक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये बैंक है कहाँ पे? ये बैंक आपका रहता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, सिचुएटेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग बैंक क्यों जाते हैं? बैंक से हम लोग पैसे निकालने जाते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मेरे पास ये NADH, FADH ये सब आ रहा है एनर्जी, ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो मेरे को इन सब को उठा के बैंक में जाना पड़ेगा। चेक है आपके पास, चेक को आपको बैंक में लेके जाना पड़ेगा, फिर बैंक उसके बदले आपको कैश देगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक चीज हमको यहाँ पे करनी है। तो इसका मतलब ये ETS मेरे को क्या करके देगा? मेरे जितने भी NADH बने, FADH बने, उस NADH FADH से उसको ATP बना के देगा। वह एक NADH कितने ATP देता है मेरे को? 3 ATP. एक FADH कितने ATP देता है? 2 ATP. 2 ATP. 2 ATP. 2 ATP देता है। तो अब मुझको इस प्रोसेस में ये समझना है कि 1 NADH कैसे 3 ATP बना के देगा। मतलब इस पूरे बैंक का प्रोसेस समझना है। अब बैंक के अंदर भी अलग अलग होता है ना, एक सीनियर मैनेजर और अलग अलग होता है, डायरेक्टर होता है, अलग अलग पोस्ट पे लोग होता है ना। ऐसे ही हमारे इस बैंक के अंदर भी 5 डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है। कितने डिपार्टमेंट है इस बैंक में? 5. 5 डिपार्टमेंट्स के हम लोग नाम लिख लेते हैं। इसको मैं रफ कर रही हूँ बिकॉज 5 के 5 डिपार्टमेंट्स के लिए मैं आपको यही बताती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका डायग्राम बना के प्रोसेस समझ लेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले आता है मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, ऐसे रोमन में लिख लेना है, फिर कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5. अब ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम कौन बताएगा मेरे को, जिसने इस प्रोसेस पढ़ा है? पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? पहला कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास FMN और FES, या फिर इसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है मेरे पास FAD FES, और इसका नाम है कौन सा? वो एंजाइम जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, मैकेनिज्म करने की मैट्रिक्स में जा रहा था।
जो सक्सीनेट को किस में कन्वर्ट करा रहा था, फ्यूमरेट में। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, भूल गए वो स्टेप? नो मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड साइटोक्रोम, इसको CYT कहीं पे भी लिखता है ना तो उसका मतलब होता है साइटोक्रोम, तो यह आपका साइटोक्रोम BC1। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। A3 हो गया। साइटोक्रोम नंबर 4 होता है आपका ATP सिंथेज। ये 5 के 5 कॉम्प्लेक्स आपको लिख लो, इनका नाम याद रखना है आपको, फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कॉम्प्लेक्स। ओके ओके मैम। FES, FAD, FES, साइटोक्रोम BC1, AA3, ATP सिंथेज। किसी की साइड से ना नॉइज आ रहा है। सौरभ आई गेस आपकी साइड से आ रहा है, बेटा म्यूट कर लो, जब कोई भी डाउट हो तब अनम्यूट कर लेना। मैम ओके 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 ओके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा डन। अब ये सेम बैंक को हम यूज करेंगे NADH के लिए भी और FADH के लिए भी, लेकिन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नहीं यूज करेंगे हम। NADH के लिए हम यूज करेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और FADH के लिए हम लोग यूज करेंगे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3, 4, अच्छा 5 भी ऐड कर लेना इसमें, 5 तो कॉमन है दोनों में। FADH 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, क्योंकि हम फ्यूमरेट बनवा रहे थे ना सक्सीनेट से फ्यूमरेट। फ्यूमरेट कौन सा फ्यूमरेट तब बनता है ना जब सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 का तो कोई काम नहीं है NADH डिहाइड्रोजिनेज का यहाँ पे, तो इसलिए FADH वाला जो प्रोसेस है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है और NADH वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है। डन? यस मैम। Yes Yes, मैम। yes, ma'am. हेलो अरे कौन हो भैया? रैंडम स्टूडेंट्स है कोई। चलो, तो हमको अब पूरा का पूरा क्या बनाना है, डायग्राम बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल वाला डायग्राम एक बार मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इमेजिनेशन होता है ऐसे। Yes, ma'am. Yes इसकी मैम। इमेजिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, Crystal. क्रिस्टा बोलते हैं। और अभी मैंने बोला आपका सेल का जो बैंक है वो किधर रहता है, Inner side of inner cell matrix. मैं मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये ना, तो अभी इसका मतलब मेरे पास दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर Inner मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारा क्या रहता है, ETS रहता है। ETS का मतलब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स होंगे जो अभी डॉट डॉट से करके बनाया। और आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। Yes मैम। और जो सेंटर वाला पार्ट है दिस इज योर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इतना क्लियर है ना, तो ये रफली डायग्राम से सबको समझ में है। तो अब हम इसका अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बार दोबारा समझा दीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है बेटा यहाँ पे, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, और फिर बीच में इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है, प्लाज्मा नहीं है यहाँ पे। नहीं तो फिर से बना के दिखाती हूँ, देखो। अब बताओ, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टा, क्रिस्टा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और अंदर मैट्रिक्स। अब हमको पता है मैट्रिक्स के अंदर
कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है मैट्रिक्स के अंदर? एक तो आपकी लिंक रिएक्शन चल रही है और Aerobic. क्रेब्स साइकिल। साइकिल चल रही है ना, ये चीज हमको करना है। चलो तो देखो, अब हमको पता है कि मेरे पास यहाँ पे जो पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड के साथ 2 एटीपी आए थे। एटीपी को तो हमको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटीपी का हमको कुछ नहीं करना है। एटीपी के साथ मेरे पास कितने NADH आए थे? 2 NADH आए थे एटीपी के साथ। फिर और मेरे पास 2 ही NADH कहाँ पे बन गए थे? लिंक रिएक्शन में बन गए थे। क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बने थे? 6 NADH बने थे Yes. और 2 FADH बने थे। तो इसका मतलब टोटल कितने NADH हो गए मैट्रिक्स में? 10। 10 हो गए मैम। 10 NADH हो गए मेरे पास। वेरी गुड। मतलब मैट्रिक्स में मेरे पास कितने NADH है? 10 NADH है और 2 FADH. 2 FADH। FADH में। वेरी गुड, ये है हमारे पास। अब क्या हो रहा है ना, ये जो NADH और FADH है, जैसे ही मैट्रिक्स में आता है ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। कैसे ऑक्सीडाइज करता है? NADH प्लस H पॉजिटिव होता है इक्वेशन, और ये आपका रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइज होके NAD पॉजिटिव बना लेंगे, 2 H पॉजिटिव अलग निकल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये वाली इक्वेशन समझ में आई क्या? कैसे हो रहा है? ऐसे ही FADH प्लस H पॉजिटिव होगा, क्या बन जाएगा? FAD पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऑक्सीडाइज हो गए, पहला स्टेप, जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर NADH FADH आएंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे खुद से, और फिर ये जो NAD पॉजिटिव है ये वापस से साइकिल में चले जाएंगे, बिकॉज क्रेब्स साइकिल के अंदर हमको और NADH बनवाना है ना, तो यही NADH वापस से साइकिल में जाएंगे, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर से NADH बनवा लेंगे, क्योंकि इतने सारे NADH कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? नहीं लेके आ सकते ना, तो इन्हीं का रिसाइकलिंग चलता रहता है। तो अब इसका मतलब ये NADH तो साइकिल में पहुंच गया, अब ये जो यहाँ पे 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इनका क्या करें हम? मेरे पास इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे 2H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे ना, इन प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से उठा के कहाँ डालेंगे? मेम्ब्रेनस स्पेस में डालेंगे। देखो एक गेम टाइप से चलेगा, यहाँ पे मैट्रिक्स से उठाया, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में डाला, फिर इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से उठा के वापस मैट्रिक्स में जब हम इसको देंगे ना, तो मैट्रिक्स हमको रिटर्न में ATP बना बना के देगा। यस मैम। क्या हो रहा है? देखो पहले हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स में इकट्ठे हो गए, ये मैट्रिक्स से उठा के किस में डालना है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डालना है, और फिर इनर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में देंगे, तब यहाँ पे ATP विल फॉर्म। और बेसिकली हमको इनको ATP में ही तो कन्वर्ट करना, Yes, मेन गोल तो ATP में कन्वर्ट करना। तो अब वो जो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास 5 कॉम्प्लेक्स, वो क्या करता है? 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज ये 5 कॉम्प्लेक्स है, ये 5 कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, दूसरे से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे मूव करते रहते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की साइड आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड आएंगे, अपने अंदर से वो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। हाई से लो की साइड आएंगे, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी का यूज कर करके हम लोग हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे थोड़े ना चले जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करना पड़ेगा। फिर से बताते, देखो क्या हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में कॉम्प्लेक्स है, मैट्रिक्स में ही NADH FADH सब आ जाता है, आते ही ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर NAD पॉजिटिव FAD पॉजिटिव वापस रिएक्शन में चले जाता है, H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करते रहते हैं, और जैसे ये मूव करते हैं हाई से लो की साइड आता है, एनर्जी रिलीज होती है,
उसी एनर्जी का यूज कर करके हाइड्रोजन्स को उठा उठा के हम इनर मेम्ब्रेन से स्पेस में शिफ्ट कर देते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये प्रोसेस चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। और फिर हमको इस वापस मैट्रिक्स में भेजना है। बताओ Yes, ma'am. इतनी चीज आई समझ में सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, मुझे थोड़ा सा चलो, Yes, ma'am. अगर डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना कि बहुत ऐसे लग रहा है कि नहीं समझ No, में? ma'am. चलो, मैम एक बार रिपीट कीजिए। अभी वापस से एक और डायग्राम बना रही हूँ, उससे में थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार एनसीईआरटी वाले डायग्राम से भी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? जहां पे प्रॉब्लम आएगी वो बताना। एक बार नहीं समझ में आए, एक बार फिर से फिर रिकॉर्डिंग देखना, एक बार खुद से रीड करना एनसीईआरटी की लाइंस, समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारा बैंक है, बैंक क्या करता है, पहले एक जगह साइन कराओ, दूसरी जगह साइन कराओ, थर्ड जगह साइन कराओ, फिर एंड में जाके आपको कैश मिलता है। एकदम थोड़े ना एक ही काउंटर होता है ना, एक काउंटर से दूसरे काउंटर में वो भेजते रहते हैं, Yes, ma'am. ऐसे आगे चलता है। सबसे पहले मेरे पास है काउंटर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, FMN और FES। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन चल रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव ने NAD पॉजिटिव बनाया प्लस 2H पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। क्या प्रोसेस चल रहा है ये? Oxidation. Oxidation one. ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, FMN ने एक्सेप्ट किया। FMN ने इन इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, FES को दिया। अब हम NADH का करा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3 यूज करेंगे ना डायरेक्ट। Yes, 1 के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3, तो कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस आ गई है। आ गई है नहीं आ गई है बहुत सारी डिस्टेंस? Yes, ma'am. अब हमारे पास रास्ता बहुत बड़ा होता है, तो हमको वहां पे एक डिलीवरी बॉय की जरूरत पड़ती है ना, जो हमारे सामान को अच्छे से पहुंचा दे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पड़ती है। यहाँ पे भी हमारे पास एक कैरियर है UQ। UQ क्या है? UQ इज नोन एज यूबी क्विनोन। यूबी क्विनोन को हम बोलते हैं मोबाइल, वो फोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है चलना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके देता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कहां तक, साइटोक्रोम, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्या है, BC1, तो इसने B को दिया, फिर B ने C को दिया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 में गया। 4 में जाने के टाइम पे 3 और 4 के बीच में भी बहुत सारी डिस्टेंस है, तो इस यहाँ पे भी अगेन एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की हमको जरूरत पड़ती है, विच इज योर साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C आप ये जो हमारा ब्लू, म्यूट कर लो बेटा, ये जो हमारा ब्लू ब्लू है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो ये ब्लू वाले रीजन से बाहर है ना ये वाला कैरियर, Yes. तो ये किधर दिख रहा है हमको, आउटर साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन से स्पेस के साइड में। तो ये हमारा मेम्ब्रेन साइटोक्रोम C अगेन एक क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, सिचुएटेड कहाँ है, आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है साइटोक्रोम C। तो ये 3rd से 4 तक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। फिर 4 में जब गया तो 4 वाला क्या है, A3 को दिया, फिर 4 से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5 में जाना चाहिए, लेकिन 5 तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन जो होता है सिर्फ 4 तक जाता है। You know. इतनी चीज वापस से बता, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में गया, बीच में कैरियर यूज किया जिसका नाम है यूबीक्विनोन, ठीक है। फिर वहां से 3 से 4 तक गया, 4 ने इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास एक्सेप्ट करके रख लिया। अब आगे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो भी बता, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ने यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो उस एनर्जी का यूज करके हमने 4 हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए। कहां पे, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ऐसे ही हमने क्या किया, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये 3 के पास आया, इसने फिर 4 हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए। फिर ऐसे ही जब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास आया, इसने कितने हाइड्रोजन शिफ्ट किए,
2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हाइड्रोजन शिफ्ट हुए? 4 और 4 8 और 2 10। 10 हाइड्रोजन हमने 10। मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट किए, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। Yes, ma'am. क्लियर Yes, यहाँ ma'am. तक? अब Yes, क्या हुआ? ma'am. अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके क्या बनवा लेता है? H2O बनवा लेता है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 तक क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा दे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे which is the final acceptor of electron in electron transport system, answer should be, बताओ। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने ले लिया ना इलेक्ट्रॉन्स को, Yes, ma'am. तो बस यही होगा हमारा। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। अब इसको और सिंप्लीफाइड वे में बताती हूँ मैं आपको, आ जाओ। ये मेरे पास इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स, और ये इनर मेम्ब्रेन Space. Space. स्पेस, और ये इनर मेम्ब्रेन। क्या हुआ? सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ठीक है। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3, 4, 5। यहाँ पे NaDH प्लस H पॉजिटिव से क्या बना? NaD पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H पॉजिटिव बना। ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास आया, फिर इस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया? यहाँ पे UQ ने। Q से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास आया इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 तक इलेक्ट्रॉन को लेके आया कौन? साइटोक्रोम C, जो कि आउटर साइड में था, ये लेके आया। फिर यहाँ पे 4 पे क्या हो गया? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन्स को ले लिया, कहां से? मैट्रिक्स से, और बना दिया क्या? वाटर। तो इसका मतलब फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। आया समझ? मैम एक बार और बताना, हाँ बोलो बेटा। एक बार और बताना। मैम आपने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 में हमारा ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन भी ले लिया उसने मैट्रिक्स से और बना दिया वाटर। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया? ऑक्सीजन ने किया। जब ये यहाँ पे मैम नंबर 1 में था तब इसने 4 हाइड्रोजन शिफ्ट किए मैट्रिक्स मेम्ब्रेन में, जब यहाँ पे था तब भी इसने 4 किए, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में था तो इसने 2 हाइड्रोजन शिफ्ट किए। ये जानवी, मैम यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं है। नहीं मैंने बताया था ना NaDH में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स का रोल है, 1, 3, 4, 5। ओके मैम। मैम आपने बताया हाइड्रोजन को मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ले जाने के लिए एनर्जी यूज होगा एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी कहाँ यूज हो रहा है यहाँ पे? मैंने नहीं बोला एनर्जी यूज होगा, मैंने बोला एनर्जी रिलीज होगा। जब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, वहां से एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी को यूज करके हम मैट्रिक्स से स्पेस में हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ तो गए हैं, अब इन हाइड्रोजन्स को मतलब इन प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में कैसे शिफ्ट कराएं?
अब इनको शिफ्ट कराने के लिए हमको यूज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 क्या है? एटीपी सिंथेज। तो ये जो एटीपी सिंथेज है ना, ये 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। इसको मैं और अच्छे से बना रही हूँ। 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ये। एक होता है इसके अंदर F0 और एक होता है इसके अंदर ये आपका F0 और दिस इज योर F1। अब ये क्या करेगा? F0 तो आपका मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, F1 ऐसे दिख रहा है कि F1 लटका हुआ है मेम्ब्रेन के ऊपर से। तो ये क्या करेगा? एक साथ 2 हाइड्रोजन को लेगा, मतलब 2 प्रोटॉन को लेगा और 2 प्रोटॉन को शिफ्ट कराएगा किधर? मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में। और जैसे ये 2 प्रोटॉन को शिफ्ट कराएगा तो हमको मैट्रिक्स क्या करके देगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक एटीपी बनवा के देगा। बन के दे रहा है। 2H पॉजिटिव से देखो जितने हमने हाइड्रोजन शिफ्ट कराए वो हाइड्रोजन अब क्या होंगे? मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में भेजना है हमको, भेजना है। तो अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 क्या करेगा? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए हैं। अब इन प्रोटॉन्स को 2-2 प्रोटॉन्स को लेगा और इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में शिफ्ट करेगा। और जैसे मैट्रिक्स में शिफ्ट करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्या है हमारा? एटीपी सिंथेज है ना। एटीपी Yes, ma'am. का सिंथेसिस करेगा। तो 2H पॉजिटिव से ये हमको कि भाई ये हमको ये बोल रहा है कि तुम मेरे को, मैट्रिक्स बोल रहा है कि मेरे को तुम 2H पॉजिटिव दो एटीपी सिंथेज को, मैं तुमको एक एटीपी मॉलिक्यूल दूंगा रिटर्न। आया समझ? Yes, sir. थोड़ा बहुत आ गया। चलो थोड़ा बहुत भी आ गया ना, वो ही सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत। अब इसको जल्दी से ना समराइज कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? जल्दी से बताओ। UQ. B. यूपी है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमको तो नीट क्लियर करना है। 3 एंड 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? साइटोक्रोम साइटोक्रोम सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉरी फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन मैम। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना है। सीरीज पूछ लेते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स 1 है, 2 है, 3 है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज 2H पॉजिटिव से को ट्रांसफर करने में कितने एटीपी मिलेंगे? एक एटीपी मिलेगा। तो इफ वी हैव, तो अगर हमको एक NADH से 3 एटीपी मिलते हैं तो कितने H पॉजिटिव हमको शिफ्ट करने पड़ेंगे 3 एटीपी बनवाने के लिए? 6 H पॉजिटिव ma'am. हमको शिफ्ट हो गया है सबको। हो गया? Yes, ma'am. जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट है, F0 F1 एंड Fun. इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते इसमें से। सिंपल है ना? यस मैम। यस मैम। पूरा एनसीईआरटी जो मैंने आपको बताया ना, दिया हुआ इन लोगों ने, तो एक बार होमवर्क में पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेना। ये भी प्रोसेस पढ़ लेना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो हमने एंड में कराया ना कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के अंदर हमने क्या कराया? ऑक्सीडेशन के थ्रू जो हमारे पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स बन के आ रहे थे, ऑक्सीडेशन के थ्रू, उसी से हमने फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ना। तो हमने एटीपी तो बनवाया किस प्रोसेस से?
ऑक्सीडेशन के थ्रू जो मेरे पास H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बन के आ रहे थे उनका यूज करके हमने एटीपी बनवाया। तो इसीलिए हम इस ETS को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसमें आप पढ़ोगे फोटोफोस्फोराइलेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है, वहां पे फोटोफोस्फोराइलेशन। तो इसका मतलब वहां फोस्फोराइलेशन के लिए हम फोटो का यूज करेंगे। फोटो इज व्हाट? फोटो, लाइट। लाइट का यूज करेंगे हम लोग वहां पे फोस्फोराइलेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन का यूज कर रहे हैं फोस्फोराइलेशन के लिए। क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रिया, दीपिका, दिया, गुंजन, हिमांशी, हिमांशु, काजल, कल्पना, अपेक्षा, अनामिका। चलो, समझ में आ गया? एक बार इसको खुद से पढ़ना जरूर प्रोसेस को, फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखो पूरा F1 F नोट सब दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी ने। अब ये जो मैंने आपको एंड में बताया ना कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ये F नॉट है, F1 है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। 2 H पॉजिटिव के साथ आपको क्या मिलके देगा? एक एटीपी मिल रहा है। वही बनाया हुआ है ना जो यस मैंने सर। आपको- Yes, ma'am. चलो, अब हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर इज RQ। हम यहाँ पे RQ इज व्हाट? रेस्पिरेटरी श्वसन गुणांक। क्वेश्चन निकालेंगे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालने का फॉर्मूला होता है CO2 डिवाइडेड बाय O2। कितना CO2 आपका निकल के आया और कितना O2 आपने यूज किया, और ये अलग अलग के लिए निकालेंगे। इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में देखा था ना 6 CO2 निकलता है और 6 CO2 यूज करते हैं। तो 6 CO2 6 O2 आता है एक 1 आ गया कार्बोहाइड्रेट के। इसके लिए क्या आता है? 0.71 लिख लो जाए इसको। ऐसे ही प्रोटीन्स के लिए क्या आता है? 0.9. 0.8 तो प्रोटीन। ठीक है, हमारे पास सीड होता है, 2 टाइप के सीड होता है। एक होता है जर्मिनेटेड सीड, जो जर्मिनेशन जो भी बच्चे वाली फॉर्म में, जर्मिनेटिंग सीड। दोनों का RQ अलग अलग होता है। जो हमारे जर्मिनेटिंग सीड होते हैं ना उनका RQ होता है <<1, और सॉरी उल्टा लिख दिया, मेच्योर्ड का <<1 होता है। मेच्योर्ड का <<1 क्योंकि वो ज्यादा CO2 रिलीज करता है, और जर्मिनेटिंग कम CO2 रिलीज करता है, इसलिए <<1। ठीक है, Okay, ma'am. यस सर। ऐसे ही हमारे पास कैम बैंड का डायरेक्ट यूज याद कर लेना। कैम बैंड का होता है आपका में होता है RQ <<1। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो हम ऑक्सीजन यूज ही नहीं करते, तो इसका मतलब ऊपर तो 6 CO2 ये आएगा ना। Yes, ma'am. यस सर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा।
आपकी वॉइस आ रही है, बट एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। यस मैम आ रही है। यस मैम। यस मैम अब आ रही है। यस अब मैम। इसको लिख लो जल्दी जल्दी से। यस मैम। मैम बोलो बोलो। क्या मैम? मैम ये ना मैं लेफ्ट हो गई थी खुद ही और अभी तक ऑन कर रही थी, चंचल ऑन ही नहीं हुआ, अब भी ऑन हुआ। कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करना, रिकॉर्डिंग से कर लेना। मैम अटेंडेंस हो गई, मैं गूगल मीट से ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ अटेंडेंस क्या है जल्दी बेटा, क्या करना है आपको। मैम आपके मैम अटेंडेंस हो गई। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? मैम अटेंडेंस हो गई सबकी। मैम मेरी नहीं हुई अभी। किसी की नहीं मैम हुई है। आपके इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या मैम? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम अभी अटेंडेंस नहीं हुई है। गए तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैम इनहिबिट कुछ कर। दिख नहीं रहा है। आपकी वॉइस नहीं मैम आ आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम। एक सेकेंड बेटा, मैं चेक कर लेती हूँ। यस मैम आपके इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी बताओ, अभी विजिबल है जो मैंने लिखा हुआ है? रही यस मैम। यस मैम। विजिबल तो हमें वॉइस नहीं आ रही। मैम। अभी वॉइस नहीं आ रही है? आ आ रही है। रही है, अब आ रही है मैम। तो मैं ये बोल रही थी बच्चों कि हमारे यस पास मैम। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स पता है क्या होता है? जो किसी प्रोसेस को इनहिबिट करता है, रोकता है ना। तो ये हमारे पास इनहिबिटर कौन कौन से, अगर हमारे सेल के अंदर साइनाइड, सोडियम एजाइड, COH2S ये सब चले गए, तो ये हमारे ETS के कौन से प्रोसेस, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट कर सकते हैं। दे कैन इनहिबिट कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और केमिकल है विच इज योर मेलोनिक एसिड। मैम आपकी वॉइस तो नहीं आ रही है। मैम स्क्रीन विजिबल भी नहीं है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम वॉइस नहीं आ रही है। कॉम्पिटिटिव मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जैसे वर्क करता है। मैम दोबारा समझाना, आपकी वॉइस नहीं आई। मैम फिर से एक बार रिपीट करना, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बोल रही हूँ कि बेटा जो ये हमारा मेलोनिक एसिड है ना, अगर हमारे Yes, सेल ma'am. के अंदर मेलोनिक एसिड चला गया तो वो हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 उसको इनहिबिट कर देगा। और कैसे वर्क करेगा? एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जैसे वर्क करेगा, क्योंकि एंजाइम है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड करता है तब प्रोडक्ट बनता है ना। तो ये मेलोनिक एसिड वहां पे सबस्ट्रेट के जैसे बाइंड कर जाएगा। अभी भी नहीं आ रही है आवाज? आ रही है अब मैम आ रही अभी है मैम। क्लियर है। अभी आ रही है। आ रही है। अब ठीक है मैम। तो समझ में आया ना मेलोनिक एसिड का क्या है ये? मैम फिर से रिपीट करना। यस मैम रिपीट ये कर समझ में दीजिए। नहीं आया। अनश्वा वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैम अब तो आपकी आ रही है। नहीं मैम वॉइस अब आ आ नहीं रही थी, रही है। अब आ रही है मैम। पहले नहीं आ रही थी। बीच में थोड़ा कट हो गया था, अब ठीक है मैम। ठीक है, तो लास्ट वर्ड लिख लो यहाँ पे। अभी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं अभी बोल नहीं रही हूँ। ये इनहिबिट कर देता है यस मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज योर ATP सिंथेज। ये आपको 3 इनहिबिटर्स याद रखने हैं।
3 इनहिबिटर्स याद रखने हैं। पहला साइनाइड, सोडियम एजाइड, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट करेंगे। मेलोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को इनहिबिट करेगा। 2,4-DNP कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को इनहिबिट करेगा। चैप्टर फिनिश। ओके मैम। मैम अटेंडेंस नहीं हुई क्या? मैम अटेंडेंस नहीं लगी आज। अटेंडेंस डेली आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी लगा रहे थे क्या अटेंडेंस? यस मैम। यस मैम। कल भी नहीं लगी, कल नहीं लगाई मैम। मैम कल नहीं भी नहीं लगेगी लगी ना। थी। आपकी अटेंडेंस आई गेस उससे लग रही होगी, आपने जो लिंक से ज्वाइन किया है उससे। यस मैम। मैं एक बार ना पूछ लेती हूँ। ओके मैम। मैम मेरे पास कॉल आया था मैम का, वो बोल रही थी तुम अटेंडेंस नहीं, क्लास नहीं ज्वाइन करते। मैम मैं डेली करता हूँ फिर भी। बेटा अटेंडेंस करना भी